बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे घर के सामने हकीम रहता था जो हर किस्म की बीमारी का इलाज करता था। लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, हकीम को दिखाते थे। मैंने भी सुन रखा था कि इसके हाथ में शिफा है। मैं बीमार हुई तो अम्मा मुझे हकीम के पास ले गई। हकीम ने कहा, पढ़ाई के दौरान मैं कमरे में अंधेरा करवा कर रखता हूँ, और कमरे की बत्ती बंद हुई। हर सू अंधेरा छा गया। अचानक अंधेरे में किसी का हाथ रेंगता हुआ मेरी रान पर आया। जैसे ही मैंने चीखने की कोशिश की, मेरे मुंह पर किसी ने हाथ। अरे कहाँ जा रही हो इस वक्त? ठहर जा, अभी तुझे बताती हूँ। अम्मा की आवाज़ पर मैंने मुड़कर देखा। अम्मा गुस्से से मुझे देख रही थी। हालांकि मैंने बड़ी एहतियात और दबे कदमों से घर से निकलने की कोशिश की थी, मगर अम्मा की उकाबी नज़रों ने मुझे दरवाजे से निकलते देख ही लिया था। अम्मा ने फौरन अपनी चप्पल उठा ली थी। अम्मा के हाथ में चप्पल देखकर मैं घबरा गई थी। मैंने कहाँ जाना है अम्मा? शानू की तरफ जा रही हूँ। मैंने अपनी सहेली का नाम लिया। ये कोई वक्त है जाने का? दोपहर के 2 बज रहे हैं। अम्मा ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अम्मा, शाम को भी तुम जाने नहीं देती हो। मगरिब होने वाली है, इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलते। मैं कब जाऊं फिर आखिर? तूने वहां जाकर करना क्या है? घर में बैठ। अम्मा, मैं घर में क्या करूं बैठकर? घर का काम काज कर, और क्या करना है? कितने काम पड़े हैं? काम करने के लिए बाजी है ना, मैं क्यों करूं काम? मैंने बेनियाजी से जवाब दिया। और उसकी शादी के बाद सब काम तुझे ही करने हैं, इसीलिए अभी से काम सीखना शुरू कर दे। अम्मा ने कहा तो मैंने बुरा समूह बनाया था। अच्छा अम्मा, सीख लूंगी सब काम भी। अभी तो मैं जाऊं, जल्दी आ जाऊंगी। मैंने लजाजत से कहा, अरे वो सुना है कि शानू की बहन पर आसेब हो गया है, ऐसा ना हो कि तुझ पर भी कोई असर हो जाए। अम्मा, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ लेती हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी से कहकर अम्मा की अगली बात सुने बगैर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल आई थी। मेरा नाम हिना है। मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली थी। हम 3 बहन भाई थे। मेरी बहन हुमा सबसे बड़ी थी, फिर भाई असद था, मैं सबसे छोटी थी। मेरे अब्बा सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करते थे। नौकरी सरकारी थी, इसीलिए महीने के महीने लगी बंधी तनख्वाह घर आ जाती थी। लेकिन अब्बा की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी। इतने कम पैसों में हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती थी। तनख्वाह का एक हिस्सा तो मकान के किराए और बिजली की बिल की मद में ही निकल जाता था। बाकी पैसों का घर में राशन आ जाता था। लेकिन महंगाई के इस दौर में यह आमदनी भी गनीमत थी। भाई ने मैट्रिक किया तो हमारे हालात को देखते हुए मामू ने उसे अपने पास कराची बुलवा लिया था। मामू ने कहा था कि यहाँ पर भाई पढ़ाई भी करता रहेगा और मुलाजमत भी कर लेगा। मामू ने कोशिश करके भाई को एक गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी थी। भाई की तनख्वाह आने लगी तो घर के हालात कुछ बेहतर हुए थे। अभी भाई की तनख्वाह कम थी। भाई ने कहा था कि जब वो काम सीख लेगा तो उसकी तनख्वाह में मजीद इजाफा हो जाएगा। भाई की तनख्वाह से कमेटियाँ डालकर अम्मा ने बड़ी मुश्किल से कुछ रकम इकट्ठा की थी। कुछ रकम अब्बा ने अपने दफ्तर से कर्ज ली थी, और इस तरह हमने एक नए इलाके में अपना मकान खरीद लिया था। ये जगह शहर से काफ़ी दूर थी, इसीलिए यहाँ मकानों की कीमत भी बाकी जगहों की निस्बत कम थी। इस कॉलोनी में एक साफ सुथरा 4 मरले का मकान अम्मा को पसंद आ गया था, और हमने वो मकान खरीद लिया था। हम सब बहुत खुश थे कि छोटा ही सही, लेकिन हमारा भी अपना मकान है। अब हमें किराए के घर में नहीं रहना पड़ेगा। इस मोहल्ले में ज़्यादातर हमारे जैसे गरीब लोग ही आबाद थे। हमारा मोहल्ला गुलजार कॉलोनी कहलाता था। ये एक पुराना और सादा सा मोहल्ला था, जहाँ ज़्यादातर गरीब और मेहनती लोग रहते थे। मोहल्ले के लोग ज़्यादातर रोज़ाना की मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। मोहल्ले में एक छोटा सा बाजार भी था, जहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें मिलती थी। यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे, मगर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताउन करते थे। मेरी अम्मा काफ़ी मिलनसार थी और अच्छे अखलाक की मालिक थी। पुराने मोहल्ले में भी अम्मा की बहुत सारी सहेलियाँ थीं। गुलजार कॉलोनी में आए हुए अभी हमें ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, लेकिन बहुत जल्द अम्मा ने मोहल्ले की औरतों से मेलजोल बढ़ा लिया था। मैं पुराने स्कूल में 8वीं का इम्तहान देकर आई थी। एक दिन अम्मा ने मुझे अपने साथ ले जाकर मोहल्ले के करीब के सरकारी स्कूल में 9वीं जमात में मेरा दाखिला करवा दिया था। सर की छत अपनी हुई तो अम्मा को बाजी की शादी की फिक्र ने घेर लिया था। गो के बाजी की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अम्मा चाहती थी कि बाजी की शादी जल्दी हो जाए, या कम से कम किसी अच्छी जगह बाजी का रिश्ता ही तय हो जाए। हमारा ख़ानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ख़ानदान में तो शादी का इम्कान कम ही था। अम्मा ने मोहल्ले में ही बाजी के रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए थे। जल्द ही अम्मा की नज़र इंतखाब मंजूर पर जाकर ठहर गई थी। मंजूर की अपनी किरियाने की दुकान थी। मंजूर शरीफ और मेहनती लड़का था। अम्मा कई बार उसकी दुकान पर जा चुकी थी। शक्ल सूरत का भी अच्छा था। उम्र भी बाजी से 2-4 साल ज़्यादा ही थी। अम्मा को मोहल्ले से सुनगुन मिली थी कि मंजूर की माँ आजकल मंजूर के लिए किसी अच्छी लड़की की तलाश में है, और उसने मोहल्ले वालों को भी क्या रखा था
कि मंजूर के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता उनकी नज़र में हो तो उसको ज़रूर बताएं। मोहल्ले वालों से ये बात सुनकर एक दिन अम्मा मंजूर के घर बार और उसकी माँ का जायज़ा लेने के लिए बहाने से मंजूर के घर पहुँच गई थी। अम्मा ने मंजूर की माँ को ऐसे जाहिर किया था जैसे वो गलती से उनके घर आ गई थी। अम्मा ने मंजूर की माँ को बताया था कि वो इस मोहल्ले में नई आई हैं, इसीलिए उन्हें गलियों का अंदाज़ा नहीं हो सका। मंजूर की माँ भी अम्मा से मिलकर खुश हुई थी। उसने अम्मा को अपने पास ही बिठा लिया था। बातों बातों में अम्मा ने मंजूर की माँ से उसके ख़ानदान की सब तफसील हासिल कर ली थी। मंजूर की माँ से बातों के दौरान अम्मा ने मंजूर की माँ से बाजी की खूबसूरती और सलीकामंदी का जिक्र भी कर दिया था। अम्मा से बाजी की तारीफ और सलीकामंदी का जिक्र सुनकर मंजूर की माँ बाजी को देखने के लिए बेताब हो गई थी। जल्द ही मंजूर की माँ से अम्मा की दोस्ती हो गई थी और अम्मा ने मंजूर की माँ को अपने घर आने की दावत भी दे दी थी। अम्मा का ख्याल था कि मंजूर की माँ बाजी और हमारे घर बार को देखकर अगर बात बढ़ाना चाहेगी तो ठीक है, नहीं तो वो कहीं और कोशिश करेंगी। मेरी बहन हुमा थी भी बहुत खूबसूरत और सलीकामंद। घर का सारा काम बाजी ने ही संभाल रखा था। उसे घर के कामों में काफ़ी दिलचस्पी थी। बाजी ने घर की सजावट भी बहुत अच्छे अंदाज से की थी। सफाई सुथराई से लेकर खाना बनाने तक घर का तमाम काम बाजी ही किया करती थी। टीवी से खाने की तरकीब देखकर वो नए अंदाज के खाने भी बना लेती थी और अपने, मेरे और अब्बा के कपड़े भी खुद ही सिलाई कर लेती थी। कुछ दिनों में ही मंजूर की माँ अम्मा से मिलने हमारे घर चली आई थी। अम्मा ने मंजूर की माँ की खूब खातिर मदारत की थी और बाजी के हाथ से बनी हुई चाय पिलाकर खाने पर भी रोक लिया था। मंजूर की माँ घर पर अकेली होती थी। वो तन्हाई की मारी हुई थी। मंजूर के अलावा उसका एक बेटा और 2 बेटियां थीं। मंजूर के अलावा सब बच्चे शादीशुदा और बाल बच्चेदार थे। बेटियों की शादी दूसरे शहरों में हुई थी। बेटा भी मुलाजमत की वजह से अलग घर में रहता था। जिस फैक्ट्री में मंजूर का भाई काम करता था वो यहाँ से काफ़ी दूर थी, इसीलिए उसने फैक्ट्री के करीब ही एक घर किराए पर हासिल कर लिया था और अपनी बीवी के साथ वहीं पर रहता था। नतीजा अम्मी की उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक निकला था। मंजूर की माँ को बाजी पसंद आ गई थी और उसने उसी वक्त अम्मा को कह दिया था कि अपने बच्चों से सलाह मशवरा करने के बाद वो बहुत जल्द बाकायदा बाजी का रिश्ता लेकर आएंगी। अम्मी बहुत खुश हो गई थी। अम्मी की यही ख्वाहिश थी कि बाजी की शादी किसी खुशहाल घराने में तय हो ताकि बाजी को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। बहुत जल्द मंजूर की माँ बाजी का बाकायदा रिश्ता लेकर आई थी और अम्मा ने भाई और अब्बा से सलाह मशवरा करके मंजूर की माँ को इस बात में जवाब दे दिया था और सादगी से बाजी की मंगनी कर दी थी। अम्मी का कहना था कि ये घर हमारे लिए मुबारक साबित हुआ था क्योंकि इस घर में आते ही बहुत अच्छी जगह बाजी का रिश्ता हो गया था। मैं खुश तो थी कि बाजी की शादी होगी और प्यारे प्यारे कपड़े बनेंगे, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन फिक्र मुझे इस बात की थी कि बाजी की शादी के बाद घर की तमाम जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। मैं ना तो बाजी की तरह सलीकामंद थी, न ही मुझे घर के कामकाज में कोई दिलचस्पी थी। मुझे भी अम्मा की तरह मिलना जुलना ज़्यादा पसंद था। मैंने नए मोहल्ले में आते ही 3-4 सहेलियाँ बना ली थी। शानू मेरी सबसे गहरी सहेली थी। एक तो वो मेरी गली में रहती थी और दूसरा वो मेरी ही क्लास में पढ़ती थी। इसीलिए बहुत जल्द शानू से मेरी दोस्ती गहरी और मजबूत हो गई थी। हम दोनों इकट्ठे ही स्कूल चली जाती थी और वापस भी साथ ही आती थी। स्कूल से आकर भी मेरा ज़्यादातर वक्त शानू के साथ ही गुजरता था। या तो वो मेरे घर आ जाती या मैं उसके घर चली जाती। कुछ दिनों से शानू की तबीयत खराब थी। शानू की बहन रानू शानू से बड़ी थी। उसका रिश्ता ख़ानदान में ही तय कर दिया गया था और कुछ महीनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी। रानू की बीमारी अजीब नौयत की थी। वो एकदम बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी और कुछ देर में उसको खुद ही होश भी आ जाता था। शानू की माँ का ख्याल था कि रानू पर किसी ने जादू करवाया है क्योंकि ख़ानदान वाले उसकी बेटी के रिश्ते से हसद का शिकार हो गए। शानू की माँ रानू को हकीम साहब के पास ले गई थी। हकीम साहब ने रानू को कुछ दवाइयाँ और तावीज़ दिए थे और पानी भी दम करके पीने को दिया था, लेकिन रानू की तबीयत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। मजीद हैरत की बात यह थी कि बज़ाहिर रानू बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त थी। वो खाती पीती भी ठीक थी, बस अचानक ही वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि रानू के अचानक बेहोश होने की वजह क्या है। मोहल्ले वाले मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि रानू को कोई ख़तरनाक जानलेवा बीमारी हो चुकी है। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि रानू पर किसी जिन भूत का साया हो गया है। मोहल्ले वालों की बातें सुनकर अम्मा ने मुझे शानू के घर जाने से मना किया था। अम्मा को डर था कि कहीं शानू का जिन मुझ पर भी ना आ जाए। मुझे अम्मा की बातों से डर तो बहुत लगता था, मगर शानू के बिना मेरा गुजारा नहीं था। मैं उसके घर जाने से खुद को रोक नहीं पाती थी। जब भी मैं घर में बोर होती, सब कुछ भूलकर शानू के घर चली जाती। एक दिन दोपहर में सख्त बोर हो रही थी। अम्मा सो रही थी। जब से बाजी का रिश्ता तय हुआ था
वो कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गई थी। वो दोपहर में अपने जहेज के कपड़ों की सिलाई में लगी रहती थी। वो नए नए डिज़ाइन के कपड़े सिलाई करती और कभी कढ़ाई में मसरूफ़ रहती। मैं अकेली बोर हो जाती। आज तो लाइट भी नहीं थी, जो मैं टीवी ही देख लेती। मैं चुपके से दरवाज़ा खोलकर शानू के घर की तरफ चल पड़ी थी। अम्मा ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अम्मा की नहीं सुनी थी और घर से निकल आई थी। शानू की बहन रानू को मैंने एक तरफ जाते हुए देखा। उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो चोरी छुपे कहीं जा रही हो। वो बहुत तेजी में थी और जल्दी से गली पार कर गई थी। उस वक्त दोपहर और सख्त गर्मी की वजह से कोई भी गली में मौजूद नहीं था। कुछ सोचकर मैं भी शानू की बहन के पीछे ही चल पड़ी थी। रानू तेज चलती हुई मोहल्ले से बाहर निकल गई थी और अब उसका रुख नहर की तरफ था। मैं हैरान थी कि रानू नहर की तरफ क्यों जा रही थी। मैं मुसलसल रानू के पीछे चल रही थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं वो इस वक्त क्या करने वाली थी। नहर के किनारे पहुंचकर वो रुक गई थी और इधर उधर देखने लगी थी। उसी वक्त नहर के किनारे लगे दरख्तों के पीछे से एक लड़का निकलकर बाहर आया था। शानू की बहन से कुछ बात करने लगा था। मैं ये सब हैरानी से देख रही थी। मैं एक दरख्त की ओट में छुप गई थी और उनकी बातें सुनने लगी थी। शानू की बहन उस लड़के से कह रही थी, मैं अब अपनी बीमारी का ड्रामा करके बहुत तंग आ गई हूँ। अम्मा मुझे हकीम के पास ले जाती है और वो हकीम एक नंबर का लफंगा है। वो बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश करता है। तुम जल्द ही अपनी अम्मा से रिश्ते की बात करो। मैं अब ये ड्रामा मजीद नहीं कर सकती। उस लड़के ने रानू को तसल्ली दी थी और कहने लगा था, जब तक तुम्हारे कज़न से तुम्हारा रिश्ता ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरा अपनी माँ से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मैंने तुमसे ये ड्रामा इसीलिए करने को कहा था कि तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी नहीं करेंगे और इस तरह हमें कुछ और वक्त मिल जाएगा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन तुम्हारी जिद थी कि तुम अपने घर वालों को रुस्वा नहीं कर सकती और तुम किसी तरीके से रिश्ता ख़त्म करवा दोगी। मैं तो कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे कहने पर अपनी बीमारी का ड्रामा मैंने इसीलिए शुरू किया है कि मुझे शदीद बीमार समझकर वो लोग खुद ही रिश्ता तोड़ दें, लेकिन वो खामोश बैठे हैं। पता नहीं वो लोग रिश्ता कब ख़त्म करेंगे। मैं अब आखिर कब तक ये ड्रामा जारी रख सकती हूँ। रानू ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, अब भी मेरा यही मशवरा है कि अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो मेरी बात मानो। हम यहाँ से भाग चलते हैं। कुछ अरसे के बाद आकर सबसे माफ़ी मांग लेंगे। एक यही रास्ता बचा है, वरना अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर लो और मुझे भूल कर अपनी ज़िंदगी जियो। उस लड़के की बात सुनकर रानू सोच में पड़ गई थी। वो लड़का चला गया तो रानू वापसी के लिए पलटी। मैंने दरख्त के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन रानू ने मुझे देख लिया था। मुझे अचानक अपने सामने देखकर रानू की आंखें हैरत और खौफ से फैल गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही आई थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये लड़का कौन है? शानू की बहन रानू मेरे साथ बैठ गई थी और मुल्तजी लहजे में मुझे कहने लगी, देखो हिना, तुमने सब कुछ सुना है, किसी को मत बताना वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आप बीमारी का ड्रामा कर क्यों नहीं हैं आखिर? रानू ने बताया था कि उसके वालिदैन ने उसका रिश्ता जिस लड़के से तय किया है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो खालिद से मोहब्बत करती है। खालिद इसी मोहल्ले में रहता है और हकीम की दुकान पर उसके कंपाउंडर के तौर पर काम करता है। हकीम की दुकान पर ही उसकी मुलाकात खालिद से हुई थी और वो काफ़ी अरसे से खालिद से मिल रही है। खालिद से शादी के लिए उसने अपनी बीमारी का ड्रामा रचाया है ताकि उसकी बीमारी के पेश नज़र उसका रिश्ता ख़त्म हो जाए और वो खालिद से शादी कर सके। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके घर वाले कितने फ़िक्रमंद हैं, मैंने रानू से कहा। जानती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्या करूँ? मेरे घर वालों ने ये रिश्ता तय करने से पहले एक बार भी मेरी रजामंदी मालूम करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मेरी अम्मा ने भी तो मेरी बाजी की शादी अपनी मर्जी से तय की है। बाजी ने तो कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि वो तो अम्मा के फैसले से खुश हैं। मैंने कहा तो रानू चुप हो गई थी। अच्छा, तुम वादा करो कि किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। मैंने वादा कर लिया था और मैं रानू के साथ घर आ गई थी। लेकिन आज के वाक़े के बाद मैं सोच में डूब गई थी। वो लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बार बार रानू को घर से भागने का मशवरा दे रहा था और हकीम की गलत हरकत पर भी वो खामोश रहा था। उसने किसी गुस्से का इजहार नहीं किया था। अब मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि इन बातों को समझ न सकूं। मैं 16 साल की हो गई थी और बहुत सी बातों को समझने लगी थी। मोहल्ले में हकीम को आते जाते तो मैंने भी देखा था, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि हकीम इस किरदार का मालिक होगा। वो एक दरमियानी उम्र का आदमी था जिसकी हल्की दाढ़ी थी और हमेशा सर पर सफ़ेद टोपी पहनता था। उसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी। हकीम का दावा था कि वो हर किस्म की बीमारी का इलाज कर सकता है।
चाहे वो बीमारी जिस्मानी हो या रूहानी। मैंने देखा था हकीम के पास हमेशा लोगों का हुजूम रहता था। मोहल्ले के ज़्यादातर गरीब लोग थे। यहाँ से अस्पताल भी काफ़ी दूर था और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो महंगा इलाज और दवाइयाँ खरीद सकें। इसीलिए हकीम का सिक्का यहाँ चलता था और इसके इलाज से लोग ठीक भी हो जाते थे। इसीलिए मोहल्ले वाले हकीम के हाथ की शिफा पर यकीन रखते थे और हकीम साहब पर बहुत भरोसा करते थे। मेरी एक सहेली ने बताया था कि एक दिन उसका छोटा भाई शदीद बीमार हो गया था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके घर वाले फौरन भाई को हकीम साहब के पास ले गए थे। हकीम साहब ने उसके भाई को दवाइयाँ दी और कुछ तावीज़ दिए थे। चंद दिनों में ही उसके भाई की हालत बेहतर हो गई थी और वो ठीक हो गया था। मैंने अपनी सहेलियों से हकीम के किरदार के बारे में मालूम करने की कोशिश की और सबका यही कहना था कि हकीम एक नंबर का ठरकी इंसान है। मेरी सहेली मरियम ने मुझे बताया था कि हकीम अक्सर जवान लड़कियों के साथ अजीबोगरीब बातें करता है, उनको छूने की कोशिश करता है। मरियम ने बताया कि एक दिन मरियम अपनी बहन के साथ हकीम साहब की क्लिनिक गई थी। मरियम को बुखार था। हकीम ने नब्ज देखने के बहाने मरियम का हाथ पकड़ लिया और उससे फजूल बातें की। इस तरह की हरकतें हकीम दूसरी लड़कियों के साथ भी करता था, लेकिन किसी लड़की ने आज तक अपने घर वालों को हकीम की हरकतों के बारे में नहीं बताया था। हकीम बड़ा चालाक और होशियार आदमी था। अपना मकसद पूरा करने के लिए वो हमेशा कम उम्र लड़कियों का इंतखाब करता था। लड़कियां घबरा जाती थी और डर के मारे वो किसी से इस बात का जिक्र नहीं करती थी। इसी वजह से हकीम हमेशा बच जाता था। ये सब वाक़यात सुनकर मैं बहुत परेशान हुई थी। अगर हकीम इस किरदार का मालिक था तो मुझे उम्मीद थी कि खालिद भी कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। मरियम ने मुझे मशवरा दिया था कि कभी अकेली हकीम साहब के पास न जाना। ये सब बातें सुनकर मैंने फैसला किया था कि मैं कभी भी हकीम साहब के पास नहीं जाऊंगी। बाजी रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी। बाजी के जाने से घर सूना हो गया था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बाजी अपने घर में खुश थी। वैसे भी बाजी का ससुराल इसी मोहल्ले में था। मेरा जब दिल चाहता था बाजी से मिलने पहुंच जाती थी। बाजी भी 2 या 3 दिन बाद अपने शौहर या अपनी सास के साथ चक्कर लगा लेती थी। बाजी की सास की अम्मा के साथ बहुत बनती थी और उनकी दोस्ती अभी भी कायम थी। शानों का मसला जूं का तूं कायम था। रानू का मंगेतर वाकई अच्छा इंसान था, जो उसने अभी तक शानों की बीमारी के बारे में सुनकर भी उससे रिश्ता खत्म नहीं किया था। लेकिन रानू का ड्रामा उस पर भारी पड़ चुका था। एक दिन रानू ने बड़ी परेशानी के आलम में मुझे बताया था कि हकीम को उसके ड्रामे का इल्म हो गया है और अब वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि रानू तन्हाई में उससे मिलने आए, वरना उसके माँ बाप को तमाम हकीकत बता देगा। रानू ने खालिद को हकीम साहब के बारे में बता दिया था, लेकिन खालिद ने कहा था कि वो इस सिलसिले में क्या कर सकता है। रानू को खालिद से इस बुज़दिली की तवक्को नहीं थी। उसका एहसास हो रहा था कि खालिद से मोहब्बत करना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। खालिद बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं था। रानू के सर से इश्क का भूत तो उतर चुका था, लेकिन हकीम का मसला अभी भी कायम था। मैंने उसे कहा था कि जल्द अज जल्द शादी करके यहाँ से चली जाए तो इस हकीम साहब की जान छूट जाएगी। लेकिन उसके मंगेतर को अभी दुबई से आने में देर थी। उसके आने के बाद ही शादी की तारीख तय होना थी। मैं रानू के लिए दुआ करने लगी कि हकीम से उसकी जान छूट जाए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं खुद इस मुसीबत में फंसने वाली हूँ। एक दिन दोपहर को अचानक मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था। अम्मा ने मुझे सौंफ का पानी बनाकर दिया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। शाम तक दर्द शदीद हो चुका था। अम्मा ने मुझे उठाया कि चलो हकीम साहब के पास चलते हैं। मैं हकीम के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पेट में तकलीफ इस कदर थी कि दर्द मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरह इस दर्द से मेरी जान छूट जाए। उस वक्त मैं सिवाय अपनी तकलीफ के सब कुछ भूल चुकी थी। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम हकीम के पास पहुंच गए। हकीम ने मुझे गौर से देखा और मेरा हाथ पकड़कर मेरी नब्ज देखी। फिर उसने मेरे पेट पर हाथ रखा और दर्द की जगह को दबाने लगा। अचानक हकीम ने कहा, यह दवाई का मामला नहीं है, बल्कि नजर बद है। इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। हकीम ने कहा, पढ़ाई के दौरान मैं कमरे में अंधेरा करवा कर रखता हूँ। उसने कमरे की बत्ती बंद कर दी। हर सू अंधेरा छा गया। अचानक अंधेरे में किसी का हाथ रेंगता हुआ मेरी रान पर आया। जैसे ही मैंने चीखने की कोशिश की, मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। हकीम ने मेरे मुंह को अच्छी तरह से दबा दिया था ताकि मैं शोर ना मचा सकूं। मुझे एकदम बहुत खौफ महसूस हुआ था, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे सख्त गुस्सा आने लगा था। मुझे आज इस हकीम को लाजमी सबक सिखाना था ताकि आज के बाद वो किसी लड़की के साथ कोई गलत हरकत न कर सके।
जिस हाथ से हकीम ने मेरा मुंह दबा रखा था, मैंने थोड़ी कोशिश करके हकीम के उसी हाथ पर अपने दांत गाड़ दिए थे और इस जोर से उसके हाथ पर काटा था कि हकीम की चीखें बुलंद हो गई थी। मैंने हकीम का हाथ अच्छी तरह से काट कर रख दिया था। अम्मा ने घबराकर जल्दी से बत्ती जला दी थी। कमरे के बाहर दूसरे लोग भी इलाज की गर्ज से इंतजारगाह में मौजूद थे। हकीम की चीख सुनकर वो सब भी कमरे में आ गए थे और हैरान होकर तमाम सूरत हाल देखने में मसरूफ थे। हकीम का तकलीफ के मारे बुरा हाल था। आपकी लड़की क्या पागल है? इसने मेरे हाथ का क्या हाल किया है ये? हकीम ने गुस्से से अम्मा को अपना हाथ दिखाकर कहा। अम्मा हैरान परेशान से मुझे देख रही थी। जो कुछ हुआ था अम्मा के तो वहम गुमान में भी ना था। आप पहले इस घटिया इंसान से पूछें कि इसने मेरा मुंह क्यों बंद किया था। कमरे में अंधेरा करके ये मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। ये कौन सा इलाज है जो अंधेरे में होता है? मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया था। ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी इससे क्या दुश्मनी है जो मैं इस पर इल्जाम लगाऊंगी? इसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ यही सब हरकतें बहुत बार की हैं, लेकिन लड़कियां डरकर चुप हो जाती थी, जिससे इसकी हिम्मत बढ़ी और ये मजीद शेर हो गया था। अम्मा ने गुस्से से हकीम को डांटा और खूब जलील किया था। बाकी लोग भी हकीम को खूब बुरा भला कह रहे थे। हकीम की शक्ल देखने वाली थी। वो सख्त पेचोताप खा रहा था। इस हंगामे के दौरान मेरा पेट का दर्द भी गायब हो चुका था और अम्मा मुझे घर ले गई थी। लोगों की ज़बानी बहुत जल्द ये वाक़या पूरी कॉलोनी में मशहूर हो गया था। मेरी हिम्मत को देखते हुए बहुत सी लड़कियों ने हकीम के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया था और अपने घर वालों को हकीम की तमाम सच्चाई बता दी थी। हकीम की असलियत जानने के बाद इलाके के लोग सख्त गुस्से में आ गए थे और हकीम के घर के बाहर जमा होकर उन्होंने खूब हंगामा किया था। हकीम डर के मारे अपने घर में ही दुबक गया था। आधी रात के बाद हकीम अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर मोहल्ला छोड़कर भाग गया था, क्योंकि उसको डर था कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा इलाके के लोग उसे छोड़ेंगे नहीं और शायद उसे जान से ही मार दें, क्योंकि अहले इलाका सख्त गुस्से में थे। साबित होता था कि खालिद हकीम का सहूलतकार था और उसके साथ मिला हुआ था। मोहल्ले वालों ने हकीम और खालिद दोनों के खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवा दिया था। उम्मीद थी कि जल्द ही पुलिस वाले उन्हें ढूंढ निकालेंगे। रानो बाजी सख्त शर्मिंदा थी। उनका एहसास हो गया था कि उनके वालिदैन का इंतखाब कितना दुरुस्त था और उनका मंगेतर कितना अच्छा इंसान था। वो मेरी शुक्रगुजार थी कि मेरी बहादुरी की वजह से हकीम से उनकी जान छूट गई थी। कुछ अरसे के बाद उनका मंगेतर वापस आया तो उनकी शादी हो गई थी और वो हंसी खुशी दुबई चली गई थी। काफ़ी अरसे तक मोहल्ले की औरतें मेरी बहादुरी की तारीफ करती रही थी। अल्लाह का शुक्र था कि उस दिन मैं खौफ का शिकार नहीं हुई थी और मैंने बहादुरी से तमाम सूरत हाल का सामना किया था और एक मुजरिम को बेनकाब किया था। कुछ दिनों के बाद ही पुलिस ने हकीम को गिरफ्तार कर लिया था और उसको कानून के मुताबिक सजा सुना दी गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।